यहाँ जो अंधेरा आप देख रहे हैं वो इस वजह से है क्योंकि लगातार जो रूस का हमला हो रहा है उस वजह से यहाँ पे बिजली की भारी किल्लत है। और किस तरह से जो ये शहर जी रहा है इसकी रिपोर्ट हम आगे भी आपके पास लेकर आते रहेंगे। नमस्कार, यूक्रेन से एनडीटीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं उमाशंकर सिंह। मैं इस वक्त यूक्रेन के ओडेसा शहर में हूं। पिछले 1000 दिनों से यूक्रेन युद्ध का मैदान बना हुआ है और युद्ध के इस मैदान में सबसे जोखिम वाली जो जगह है वो ओडेसा ही है। खतरे का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वहीं पर रूस की तरफ से सबसे ज़्यादा हमले किए गए। रविवार के हमले में भी यहाँ 10 लोगों की मौत हुई। आगे आपको बताएंगे कि भला ओडेसा शहर में ऐसा क्या है कि रूस हर हाल में इसे हासिल करना चाहता है और इस शहर में ऐसी क्या बात है कि रूस इस पर कब्जा नहीं कर पा रहा। लेकिन शुरुआत करते हैं एक ताज़ा खबर से। खबर यह है कि जर्मनी इस युद्ध में अमेरिका के रुख से सहमत नहीं है। अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल के इस्तेमाल पर ग्रीन सिग्नल दिखा दिया है, लेकिन जर्मनी का कहना है कि यह फैसला समाधान की ओर नहीं ले जाएगा। तो क्या पुतिन की चेतावनी के बाद जर्मनी ने ट्रंप को फंसा दिया है? ये रिपोर्ट देखिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की नई परमाणु डॉक्ट्रिन के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं लड़ाई के मैदान में पुतिन के सामने खड़ी सेना के बारे में। क्रोनोलॉजी समझिए। यूक्रेन रूस जंग के 1000 दिन पूरे हुए। अमेरिका ने यूक्रेन को इजाजत दी कि वो लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से हमला करे। दावा किया गया कि यूक्रेन ने ऐसा कर दिखाया, यानी यूक्रेन ने अमेरिका की लंबी दूरी वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए रूस पर हमला किया। इतना ही नहीं, खबर है कि अमेरिका ने यूरोप के देशों से भी कहा है कि वो लंबी दूरी की अपनी मिसाइलों के इस्तेमाल के लिए यूक्रेन को हरी झंडी दिखाएं। लेकिन जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ नहीं है। जर्मन चांसलर का कहना है कि यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से युद्ध का समाधान नहीं निकलेगा, बल्कि समस्या और बढ़ जाएगी। जर्मनी या यूरोप के बाकी देश ऐसा क्यों सोचते हैं, जरा इस बात को समझिए। 3 महीने बाद यानी अगले साल फरवरी में रूस यूक्रेन युद्ध के 3 साल पूरे हो जाएंगे। इस दौरान यूक्रेन ये कहता रहा कि उसे यूरोपीय देश उतनी मदद नहीं कर रहे जितनी करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर यूक्रेन चाहता है कि जर्मनी उसे टॉरस मिसाइल दे। टॉरस मिसाइल की खासियत होती है कि ये फाइटर जेट से दागी जाती है। टॉरस मिसाइल करीब 500 किलोमीटर दूरी तक जाकर मार कर सकती है। जर्मनी की इस मिसाइल का इस्तेमाल स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे देश भी करते हैं। बार बार कहे जाने के बावजूद
यूक्रेन को जर्मनी का ये हथियार नहीं मिला। आखिर ऐसा क्यों हुआ? दरअसल जर्मनी की चिंता है कि अगर उसने यूक्रेन को टॉरस मिसाइल दी तो यूक्रेन रूस के खिलाफ इसका इस्तेमाल शुरू कर देगा और इसके बाद जब रूस पलटवार करेगा तो उसकी चपेट में यूरोप के देश भी आ जाएंगे। जर्मनी और दूसरे कई यूरोपीय देश ऐसा हरगिज नहीं चाहते कि इस वक्त उन्हें युद्ध के किसी मोर्चे पर जूझना पड़े। आखिर जर्मनी अमेरिका से अलग क्यों चल रहा है? माना जा रहा है कि यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला होता है तो इसका असर यूरोप के देशों पर भी होगा, लेकिन अमेरिका पर इसका कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वो भौगोलिक तौर पर दूर है। हालात इसलिए बेकाबू होते दिख रहे हैं क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने न्यूक्लियर हथियारों से जुड़ी अपनी पॉलिसी में बदलाव कर दिया है और ख़ास बात यह है कि पुतिन ने इस फाइल पर उसी दिन हस्ताक्षर किए जिस दिन यूक्रेन ने अमेरिका से हरी झंडी मिलने के बाद पहली बार लंबी दूरी वाली मिसाइलों से रूस पर हमला किया। तो रूस आखिर कहां जाकर रुकेगा? क्या अमेरिका और रसिया युद्ध के मैदान में सबसे खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ रहे हैं? ऐसे ही किसी खतरे के बादल यूक्रेन के आसमान पर मंडरा रहे हैं। बुधवार को एनडीटीवी की टीम यूक्रेन के ओडेशा शहर में रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे, तब अचानक हमले का अलर्ट जारी किया गया। अभी लंच करते करते ओडेशा में हमें इस बात की जानकारी मिली है कि अगले कुछ समय में मैसिव अटैक रूस की तरफ से होने जा रहा है और इसलिए जो आगे का कार्यक्रम है उसको रोककर बस की तरफ भागने को कहा गया है ताकि हम शेल्टर में जा सकें। और आगे जो दौड़ रही हैं वो हमारी कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ की और जल्दी से कोशिश होगी कि एक ऐसे शेल्टर में पहुँचे जहाँ किसी भी तरह के हमले की सूरत में एक सुरक्षित पनाह ले सकें। तो हम आपको जानकारी लेकर आपके लिए आते रहेंगे। ओडेशा के साथ साथ पूरे यूक्रेन के लिए इस तरह का अलर्ट है। तो हम बस में आ गए हैं। अब यहाँ से एक नज़दीक के शेल्टर में पहुँचने की कोशिश करेंगे। ये एक म्यूजियम है और इस म्यूजियम के भीतर बताया गया है कि जो बंकर है वो ज़्यादा मजबूत बंकर है, तो यहीं पे हमें शेल्टर लेना है। रिपोर्टिंग के लिए यूक्रेन पहुंची एनडीटीवी की टीम को फिलहाल सुरक्षित जगह मिल गई, लेकिन रूस ने जो धमकी दी है वो मामूली नहीं है। यूक्रेन रूस युद्ध के 1000 दिन पूरे होने के साथ ही ये एक और ख़तरनाक दिशा की तरफ बढ़ता नज़र आ रहा है। रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने रूस के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव पर दस्तखत कर दिया है। मंगलवार को जारी रूस की न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल को लेकर नई नीति ये कहती है कि अगर रूस पर किसी नॉन न्यूक्लियर देश ने हमला किया जिसमें उसे किसी न्यूक्लियर देश का साथ मिला तो इसे दोनों देशों का रूस पर साझा हमला माना जाएगा और ऐसी सूरत में रूस पहले न्यूक्लियर हमला न करने की नीति पर, जो उसकी नीति रही है, उस पर चलने से पीछे हट सकता है, यानी कि पहले परमाणु हमला भी कर सकता है। रूस परमाणु हमला कर सकता है, लेकिन परमाणु हमला हुआ तो कहां जाकर रुकेगा? The president mentioned this several times. If long-range missiles are going to be applied from Ukraine into Russian territory, it will also mean that they are operated by American experts, military experts. And we will be taking this as a qualitatively new phase of the Western war against Russia, and we'll react accordingly. कहा जा रहा है कि रूस वहां तक पहुंचेगा जो अब तक सिर्फ फिल्मों में ही देखा गया है। पिछले दिनों ऐसी खबर आई थी कि रूस नए किस्म के परमाणु हथियार बना रहा है, जिन्हें खास तौर पर शत्रुओं के सैटेलाइट को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये परमाणु हथियार लॉन्च किए जाने के बाद अंतरिक्ष में रहेंगे, फिर चाहे उन्हें हफ्ते, महीने या कई साल ही क्यों न लगे, वो इंतजार करेंगे। इंतजार तब तक
जब तक अभियान अंजाम तक न पहुंच जाए। ऐसा कहा जा रहा है कि रूस लंबे समय से ऐसे सैटेलाइट पर रिसर्च कर रहा है जिन पर अमेरिका की सेना निर्भर है। दरअसल अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वो जासूसी के लिए छोटे छोटे उपग्रहों का सहारा लेता है। कहा जा रहा है अब अमेरिका की इसी तैयारी से निपटने के लिए रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने जा रहा है। ये तो हुई अंतरिक्ष की बात, अब पाताल में चलिए। रूस ने पिछले दिनों एक नई स्टील्थ पनडुब्बी को लॉन्च किया। ये पनडुब्बी 9,656 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाली परमाणु मिसाइलों से लैस है। खास बात यह है कि ये पनडुब्बी दुश्मन के रडार से खुद को बचाए रखती है। रूस की इस नई पनडुब्बी का नाम आर्कांजेस्क है। रूस की नौसेना के पास 58 पनडुब्बियां हैं। इनमें 11 बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं, जबकि 17 परमाणु ऊर्जा वाली पनडुब्बियां। नौसेना के बेड़े में 9 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल पनडुब्बियां भी हैं। इतना ही नहीं, रूस के पास दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी भी है, जिसका नाम बेलगोरोड है। Days, I think it's enough to understand that Putin doesn't want any peace. Even this day, this is the fact, not some such words or something like this, not rhetoric. I mean, even this day, they killed our civilians. Even especially this day, they presented nuclear weapon strategy. Why? He wants just to make chaos in the world. He wants to destroy Ukraine not only, and some other countries of NATO and etc. I don't want to go deeply further to this. I don't want to repeat very simple things. Putin wants war. इस वक्त दुनिया में 9 देशों के पास यानी अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, भारत, इजराइल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान और ब्रिटेन के पास परमाणु हथियार हैं। माना जाता है कि रूस के पास अकेले 5,977 परमाणु हथियार हैं, जबकि अमेरिका के पास 5,428, फ्रांस के पास 290 और ब्रिटेन के पास 225 परमाणु बम हैं। दूसरे विश्व युद्ध के समय जापान के हिरोशिमा में अमेरिका ने जो परमाणु बम गिराया था वो 15 टन का था। बताया जाता है कि मौजूदा दौर के परमाणु बम 1000 किलो टन तक के हो सकते हैं। एक बार हिरोशिमा को याद कीजिए, फिर आप अंदाजा लगाइए इतनी बड़ी संख्या में इतने बड़े परमाणु हथियार के इस्तेमाल के बाद जो विस्फोट होगा तो दुनिया में क्या बचेगा। मैं इस वक्त यूक्रेन में यानी कि जंग के उस मैदान में हूं जो नए रिकॉर्ड बना रहा है। यह अफसोसनाक है लेकिन एक कड़वा सच है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद हम यूरोप में सबसे लंबे समय तक चलने वाले युद्ध का गवाह बन रहे हैं। फरवरी में इस जंग को 3 साल पूरे हो जाएंगे। 1000 दिन तो कल ही बीत चुके हैं, लेकिन हालात सामान्य कब होंगे और होंगे भी या नहीं, फिलहाल कोई नहीं बता सकता। बारूद, सायरन, बंकर, धमाके अब यहाँ आम जनजीवन का हिस्सा बन चुके हैं। जो लोग युद्ध के बीच किसी तरह सुरक्षित हैं, वो मौसम और रोजमर्रा की मुश्किलों से रोजाना लड़ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अंधेरे में डूबे यूक्रेन के तटीय शहर ओडेसा को देखिए। ओडेसा वो जगह है जो रूस के लगातार हमलों का शिकार है। सोमवार को भी यहां रूस के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई। यहां काला सागर की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। ये यूक्रेन का तटीय शहर ओडेसा है और यहाँ अभी शाम के 5:30 बजे हैं, लेकिन शहर जो है बिल्कुल खामोशी में चला गया है। और यहाँ जो अंधेरा आप देख रहे हैं वो इस वजह से है क्योंकि लगातार जो रूस का हमला हो रहा है उस वजह से यहाँ पे बिजली की भारी किल्लत है। कुछ स्ट्रीट लाइट्स ज़रूर जो हैं वो जल रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है वो अमूमन लोग जो हैं वो अंधेरे में रात बिताने को मंजूर हैं। जो रूस ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले किए हैं उसकी वजह से 65% जो क्षमता है यूक्रेन की अपनी ऊर्जा उत्पादन की वो जाती रही है। और यही वजह है कि ओडेसा जैसा शहर जो कि ख़ास निशाने पर रहा है। यहाँ इस शहर में मैं 2022 अप्रैल में भी आया था
और उस समय भी खतरा था और आज तो खतरा और ज़्यादा है, क्योंकि कल ही यहाँ पर जो है यानी कि सोमवार को यहाँ पे बड़ा हमला हुआ जिसमें 12 लोगों की जान गई, 40 से ज़्यादा घायल हुए और अब जो है खतरे का अंदेशा और ज़्यादा बढ़ रहा है। ये शहर ख़ास निशाने पर इसलिए रहा है रूस के, क्योंकि ये एक पोर्ट सिटी है। यहाँ पर पोर्ट पे कब्ज़ा करने की रूस की कोशिश रही है ताकि आर्थिक तौर पे और जो एक पंगु यूक्रेन को वो किया जा सके, लेकिन यूक्रेन जो है अपने शहर को बचाने में कामयाब रहा है। यूक्रेन रूस युद्ध के 1000 दिनों में यहाँ का आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चौबीस फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह सबसे लंबी लड़ाई है। 1000 दिनों में भारी तबाही हुई है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक युद्ध में 12,000 आम नागरिकों की जान गई है। 20 लाख से ज्यादा घर तबाह हुए हैं। यूक्रेन में 10 में से 4 लोगों को मानवीय मदद की जरूरत है, यानी उनके पास खाने पीने तक का संकट है। अब जबकि भारी सर्दी पड़नी शुरू हो गई है, यूक्रेन के लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ठंड से बचने की है। ऊर्जा की कमी के चलते घरों का जो हीटिंग सिस्टम है काम नहीं कर रहा। ऊंची इमारतों में रहने वालों को उनका जो जीवन है और ज़्यादा कठिन है, क्योंकि उन तक पाइपलाइन के ज़रिए गैस पहुंचना तो आसान होता है, लेकिन गैस की किल्लत है और बहुमंजिली इमारतों में कोयला जलावन जैसा जो सॉलिड फ्यूल है उसको पहुंचाना जो है दुश्वार है, बहुत ही मुश्किल का काम है, असंभव काम है। और कड़कड़ाती ठंड में इस भारी कड़कड़ाती ठंड में घरों को गर्म रखना तो दूर, गर्म खाने पीने की चीज़ों की भी जो दुश्वारी है वो भी बनी हुई है। यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर रूस के हमले जो हैं बदस्तूर जारी हैं, जिससे आने वाले दिनों में संकट और गहराने की बात है। शनिवार रविवार को भी देखा हमने कि कितने बड़े हमले हुए। इससे यूक्रेन में भारी दिक्कत वाले इलाके के जो लोग हैं, यूक्रेन के भीतरी इलाके और पोलैंड जैसे पड़ोसी के जो देश हैं, पड़ोस के देश हैं, वहाँ पर बड़े पैमाने पर पलायन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और यहाँ पे नागरिक सुविधाओं पे दबाव जो है वो बढ़ जाता है, स्थानीय लोगों की जो चुनौती है वो भी बढ़ जाती है। तो पहले ही लाखों लोगों का पलायन जो है वो हो चुका है और वे अलग अलग जगहों पर शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं। इस बीच रूस ने यूक्रेन पर जो ड्रोन हमले का जो नया सिलसिला और बड़ा सिलसिला शुरू किया है और सैन्य तो सैन्य नागरिक ठिकानों पर भी वो हमले कर रहा है। एक बार फिर से बताएं कि रविवार और शनिवार को जितने बड़े पैमाने पर हमला हुआ वो अपने आप में 3 महीने में सबसे बड़ा हमला था। रूस की रणनीति यूक्रेन के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर आम लोगों में खलबली पैदा करना है। मंशा लोगों का गुस्सा यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के खिलाफ भड़काना है ताकि उन पर रूस की शर्तों को मानकर युद्ध रोकने का जो दबाव है वो बने। कहा जा रहा है कि रूस की रणनीति साफ है। आम आदमी परेशान होगा तो यूक्रेन की सरकार पर दबाव बनेगा। दबाव ये बनेगा कि ज़ेलेंस्की रूस की शर्तों पर युद्ध खत्म करने के लिए राजी हो जाएं। रूस सिर्फ सैनिक अड्डों को ही नहीं बल्कि व्यापारिक ठिकानों को भी निशाना बना रहा है। मिसाल के तौर पर ओडेसा की ये बिल्डिंग ब्लैक सी के किनारे एक कभी व्यस्त कारोबारी ठिकाना हुआ करता था। यूक्रेन के 19 बंदरगाहों में से मारियोपोल जैसे कई बंदरगाह फिलहाल रूस के कब्जे में चले गए हैं। मिकोलाइव समेत 3 बंदरगाह बंद हो गए हैं। कुल 6 से 7 बंदरगाह काम कर रहे हैं। बहुत सी जहाज कंपनियों ने रूसी हमले के खतरों को देखते हुए ओडेसा के बंदरगाह पर जहाज भेजना बंद कर दिया। इसके चलते इंश्योरेंस की कीमत बढ़ गई है। अब यहाँ पहले की तरह जहाजों का बेड़ा नजर नहीं आता, लेकिन ओडेसा का बंदरगाह अब भी समुद्र के रास्ते आयात निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। यूक्रेन के तटीय शहर ओडेसा पर रूस ने फिर से बड़ा हमला किया है। यह हमला मिसाइल से किया गया। स्थानीय गवर्नर के मुताबिक इस हमले में 10 की मौत हो चुकी है और 40 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। इनमें से 3 की जो हालत है वो गंभीर बताई गई है। घायलों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। इस हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस जानबूझकर रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है ताकि लोगों में खौफ का माहौल जो है वो पैदा हो। इस हमले में एक बहुमंजिली इमारत के साथ साथ एक यूनिवर्सिटी बिल्डिंग और एक प्रशासनिक इमारत को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है कि रूस के ऐसे हमलों को रोकने के लिए उसका जो एक ही उपाय है कि रूस की हमला करने की जो क्षमता है, जो उसकी ताकत है,
उसको ख़त्म कर दिया जाए और इसके लिए उन्होंने अपने सहयोगी देशों को साथ आने की अपील की है। ओडेसा जो है यूक्रेन का सबसे अधिक आबादी वाला तीसरा बड़ा शहर है और यहाँ यूक्रेन का अहम बंदरगाह है और यहाँ से बड़े पैमाने पर आयात निर्यात होता है, जो कि रूस के हमलों की वजह से बाधित हुआ है। भारत ने यूक्रेन युद्ध में शामिल हर पक्ष के साथ बातचीत की है। भारत पर सभी पक्षों का भरोसा भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंच चुके हैं, रूस भी जा चुके हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति से उनकी बात भी हुई है और अब खबर है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत के दौरे पर आ रहे हैं। तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन पुतिन की ये यात्रा इस मायने में खास होगी कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन पहली बार भारत आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी साल जुलाई में मॉस्को में जब राष्ट्रपति पुतिन से मिले थे तो उन्हें भारत यात्रा के लिए आमंत्रित किया था। पीएम मोदी ने पिछले महीने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी रूस के कजान की यात्रा की थी। Господин премьер-министр, дорогие друзья, अब खबर है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले साल भारत की यात्रा कर सकते हैं। राजनयिक सूत्रों ने जानकारी दी है कि अभी इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। दो 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था। उसके बाद से पुतिन की ये पहली भारत यात्रा होगी। पिछली बार पुतिन ने 6 दिसंबर 2021 को 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत का दौरा किया था। आप देख रहे थे यूक्रेन के ओडेसा शहर से ये खास बुलेटिन। एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।